नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विटामिन्स। उसमें हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में देखेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, उनके सोर्सेज क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दे आर मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B12, B9, ये सारे विटामिन आते हैं और साथ में एस्कॉर्बिक एसिड जो कि नॉन बी कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरीके से मेंबर्स होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में। लिपोइक एसिड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस ग्रुप। तो लिपोइक एसिड ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन माना जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थायमिन के बारे में पढ़ेंगे। थायमिन मतलब विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है करके। तो थायमिन के सोर्सेज क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गए, ईस्ट, ऑयल सीड, मीट, एग, फिश, ये सारे इसके सोर्सेस हो गए, विटामिन B1 के सोर्सेस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर किस तरीके का होता है विटामिन B1 का। थाइमिन फॉस्फेट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ थाइमिन। तो थाइमिन फॉस्फेट ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है थाइमिन का। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है थाइमिन का। थाइमिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। थाइमिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से रिंग निकालनी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये हो गया अमाइन ग्रुप, यहाँ पर ज्वाइन हो गया और ये मिथिल ग्रुप। यहाँ से फिर और यहाँ पर ये रिंग ज्वाइन हो गई जो कि इस तरीके से ये रिंग ज्वाइन हो गई और इस तरीके से फिर CH2 CH2O और यहाँ पर फॉस्फोरस ग्रुप अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप थाइमिन के स्ट्रक्चर में अटैच है। इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर निकालना है विटामिन B1 का। तो ये हो गया विटामिन B1 का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B1। फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन B1 के। इट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कीटो एसिड। तो जो कीटो एसिड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में विटामिन B1 इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कोएंजाइम फॉर्म। विटामिन B1 का कोएंजाइम फॉर्म होता है। हमने विटामिन A, D, E के बारे में देख लिया, वहाँ पर हमने कोएंजाइम फॉर्म नहीं पढ़े थे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कोएंजाइम फॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे। कोएंजाइम फॉर्म होते हैं इनके, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला इसका कोएंजाइम फॉर्म है थाइमिन पायरोफॉस्फेट। ये इसका कोएंजाइम फॉर्म हो गया, ये पेपर में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है इसका। सबसे पहला है बेरी बेरी, ये भी डिसीज़ आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है, ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है बेरी। इट कॉज इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती। हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, और मसल्स वीकनेस जैसी ये सिम्टम्स है, बेरी के सिम्टम्स हो गए। तो इस तरीके से डिफिशियंसी डिसीज़ की वजह से, विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से बेरी ये कंडीशन हो सकती है। देन नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली इंटेक। तो डेली इंटेक कितना करना चाहिए विटामिन B1 का। 1 to 1.2 mg पर डे। 1 to 1.2 mg डेली इंटेक हमें करना है विटामिन B1 का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोफ्लाविन, जिसको हम विटामिन B2 भी बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लाविन। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि विटामिन B को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, विटामिन A, D, E के जितने भी विटामिन हम यहाँ पर देखेंगे उनके नाम क्या है, ये सारे आपको याद रखने हैं। तो इसका सबसे पहले हम सोर्सेज देखेंगे।
सोर्सेस क्या क्या है, होल ग्रेन्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ईस्ट, एग, मिल्क, फ्रूट, ये सारी चीज़ों में विटामिन B2 पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। इट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, रैबिटॉल और शुगर अल्कोहल। तो ये जो राइबोफ्लाविन है, इसके स्ट्रक्चर में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, रैबिटॉल का स्ट्रक्चर होता है और एक शुगर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, विटामिन B1 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रिंग स्ट्रक्चर है। इसको कैसे ड्रॉ करना है वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से 3 रिंग्स निकालनी है। इस तरीके से ये 3 रिंग्स हो गई। यहाँ पर डबल बॉन्ड देने हैं। इस तरीके से ये जो रिंग है यहाँ पर मिथिल ग्रुप अटैच होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच होगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से आपको ये रिंग निकालने हैं। देन आप यहाँ पर देखिए कितने कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आपको यहाँ पर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर CH2 हो गया, 1 2 3, ये CH2 हो गया। देन 1 2 3 OH 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 और यहाँ पर H, OH 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 और ये हो गया 3 कार्बन पे H जॉइन। देन यहाँ पर CH2O और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया विटामिन B2 का। इस तरीके से आपको विटामिन B2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B2। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये हो गया फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड जो है ये B2 का ही एक फॉर्म है, ये विटामिन B2 का ही एक फॉर्म है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B2। दे एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सेवरल एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके विटामिन B2 एक्ट करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B2। सबसे पहला है फ्लैविन एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम FAD भी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम FNN भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके कोएंजाइम फॉर्म्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन B2। डिफिशियंसी कॉज ओरल फेशियल ऑकुलर लेसन्स। तो ओरल, फेशियल और ऑक्यूलर मतलब आइज़ में लेसन्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, या फिर छाले नहीं बोल सकते, घाव ही हम उसको बोलेंगे। तो घाव हो जाते हैं, ओरल मतलब मुंह में आ जाते हैं, या फिर फेस पे या फिर आइज़ पे घाव हो जाते हैं विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से। तो इस तरीके से डिफिशियंसी डिसीज़ होता है। देन नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली इनटेक। तो डेली इनटेक कितना लेना है विटामिन B2 का, 1.3 mg पर डे। इतना विटामिन B2 आपको लेना है पर डे। तो इस तरीके से ये हो गया विटामिन B2 के बारे में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B3 के बारे में। तो विटामिन B3, इसके सोर्सेस क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके सोर्सेस देखेंगे। होल ग्रेन, पीनट्स, लेग्यूम्स, ईस्ट, फिश, मीट, मिल्क, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे इसके सोर्सेस हो गए। इन सब चीज़ों से हमें विटामिन B3, जिसको हम नियासिन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, तो नियासिन हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ विटामिन B3। केमिकल नेचर क्या होता है, द वर्ड नियासिन रिफर्स टू पायरिडिन डेरिवेटिव। तो ये जो वर्ड है नियासिन, ये क्या रिफर करता है, 2 पायरिडिन डेरिवेटिव। कौन कौन से, निकोटिनिक एसिड एंड
एंड निकोटिनामाइड। तो इस तरीके से ये 2 पायरिडिन डेरिवेटिव है इस नियासिन वर्ड में इंक्लूड है। कौन से? निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। तो इसके स्ट्रक्चर देखेंगे हम। निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड के बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। आपको इस तरीके से यहाँ पर COOH ये ग्रुप लगेगा जिसको हम बोलेंगे निकोटिनिक एसिड, और निकोटिनामाइड में यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगेगा NH2। तो इस तरीके से ये हो गया निकोटिनामाइड। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गए। बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर है विटामिन B3 के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B3। सबसे पहला कोएंजाइम फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको हम NAD भी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जिसको हम NADP भी बोलते हैं। ये जो कोएंजाइम फॉर्म है ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये हमें आगे बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। जो मेटाबॉलिज्म चैप्टर है वहाँ पर इनका रोल होता है। जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये जो कोएंजाइम फॉर्म है ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस ये एक स्किन की कंडीशन है। स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होती है, तो इस तरीके की कंडीशन को हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया भी हो सकता है इसकी डिफिशियंसी की वजह से। डायमेंशिया। डायमेंशिया मतलब पर्सन की जो एबिलिटी होती है थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, वो सारी लॉस हो जाती है। पर्सन सोच नहीं पाता, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसकी जो एबिलिटी होती है काम करने की, सिंपल वर्क करने की या फिर याद रखने की, वो भी लॉस हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायमेंशिया। तो डायमेंशिया ये भी हो सकता है अगर विटामिन B3 की कमी हो, तो नियासिन की कमी हो तो ये कंडीशन हो सकती है। देन नेक्स्ट है स्टमेटाइटिस। स्टमेटाइटिस मतलब हमारा जो मुंह है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और घाव हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टमेटाइटिस। और ग्लासाइटिस मतलब हमारे जो टंग है, हमारे जो जीभ है, वो स्वेल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिफिशियंसी डिसीज़ हो गए विटामिन B3 के, मतलब नियासिन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डेली इनटेक। तो डेली इनटेक कितना करना है आपको विटामिन B3 का? 15 to 20 mg पर डे। तो 15 to 20 mg पर डे विटामिन B3 आपको लेना है। तो इस तरीके से ये हो गया विटामिन B3। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।